हर चीज़ सॉल्व होती जाएगी। रिकर्जन में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ एक केस सॉल्व करना है ना। अगर आपने एक केस सॉल्व कर लिया तो बाकी के सारे केसेस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मैंने एक केस सॉल्व किया यहाँ पे यार। तो हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर और इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बच्चों को रिकर्जन समझने में कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। और बैक ट्रैकिंग एक ऐसा टॉपिक है यार जिसमें कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं आपसे, है ना। और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी हुई तो डेफिनेटली आपसे उस मूवमेंट पे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिकर्जन के साथ, कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में, क्या है रिकर्जन, है ना। थोड़ा चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद बैक ट्रैकिंग करेंगे। तो रिकर्जन क्या है यार, एक फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा हो, है ना, जैसे कोई फंक्शन है फैक्टोरियल निकालने वाला, उसकी बॉडी के अंदर अगर वो अपने आप को ही कॉल कर रहा हो तो उसको हम रिकर्जन बोल देंगे, है ना। उसके बाद कॉम्पोनेंट्स, एक रिकर्सिव फंक्शन के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला है बेस कंडीशन, क्या होती है ये सब हम देखेंगे, कॉम्पोनेंट पढ़ लेते हैं पहले बार क्या क्या होता है। बेस कंडीशन, आपका लॉजिक और रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल मतलब वही अपने आप को फंक्शन कॉल कर रहा होगा, उसको रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं फैक्टोरियल का। तो यहाँ पे एक फैक्टोरियल का रफ कोड सा लिखा हुआ है। तो एक फंक्शन है f जो कि आपका फैक्टोरियल निकाल के देगा n का, है ना। आपने n इनपुट दिया, आप चाहते हो कि इसका फैक्टोरियल निकल के आए। जैसे मैं 5 फैक्टोरियल देता हूँ तो मुझे 120 रिटर्न हो गया, है ना। तो सेम चीज़ है। अब बेस कंडीशन यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा। बेस कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब आपके रिकर्सिव कॉल जा रही है कि इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, इसको कॉल किया, तो किसी ना किसी टाइम वो जो कॉल जा रही है रिकर्सिव कभी स्टॉप होनी चाहिए ना। तो उसको स्टॉप करने के लिए एक बेस कंडीशन होती है। तो बेस कंडीशन क्या लिखी हमने, इफ n लेस देन इक्वल टू 1, यानी n 1 या 1 से छोटा हो जाए तो रिटर्न कर दे 1, यानी इसके आगे और कोई कॉल नहीं जाएगी रिकर्सिव, सिर्फ यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा, है ना। और एल्स पार्ट उन्होंने लिखा अगर n 1 से बड़ा हुआ तो रिटर्न f(n-1) मल्टीप्लाई n। अब जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 4, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यार, 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल, है ना। तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या था, f of 5। तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया, f of 4 मल्टीप्लाई 5। तो कंडीशन समझ रहे हो यार, रिलेशन समझ रहे हो क्या है कि f of 5 यानी f of n इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई f of n-1। सेम चीज यहाँ लिखी है, f of n-1 मल्टीप्लाई n। इसको रिटर्न कर देगा। तो ये क्या करेगा, इसके लिए फंक्शन कॉल करेगा। यानी अगर मैं 5 यहाँ पे देता हूँ तो 4 के लिए फंक्शन कॉल करेगा। 4 जब यहाँ पे आएगा फिर दोबारा बेस कंडीशन चेक होगी, अगर 4 1 से बड़ा है तो फिर दोबारा जाएगा 3 के लिए। सेम आपका हर चीज सॉल्व होती जाएगी। रिकर्जन में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ एक केस सॉल्व करना है ना। अगर आपने एक केस सॉल्व कर लिया तो बाकी के सारे केसेस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मैंने एक केस सॉल्व किया यहाँ पे यार, 5 के लिए सॉल्व कर लिया। 5 के लिए मुझे पता है क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 से 1 कम का फैक्टोरियल। सेम चीज मैंने यहाँ करी, एक केस मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी अपने आप रिकर्सिव कॉल जाती जाएगी और आपका सोल्यूशन वापस आ जाएगा। सोल्यूशन वापस आने की गारंटी क्या है, क्योंकि आपने बेस कंडीशन लगा दी है, इसलिए आपकी रिकर्सिव कॉल कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगी, ठीक है। अब ये जो लॉजिक है और ये रिकर्सिव कॉल वाला पार्ट है, लॉजिक मतलब आप कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हो, जो भी आपके इनपुट पैरामीटर्स आए या कुछ भी प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो रिकर्सिव कॉल जरूरी नहीं है कि हमेशा लास्ट में कॉल हो, लास्ट में लिखनी है, और बीच में भी हो सकती है, उसके बाद लॉजिक हो सकता है, या फिर पहले लॉजिक हो सकता है और बाद में रिकर्सिव कॉल भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो रिलेशन है जो एक बार सॉल्व करना है, वो चीज़ निकालना ही सबसे मुश्किल पार्ट लगता है बच्चों को। तो अगर आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे कैसे रिलेशन फाइंड आउट करना है, और उससे आपको चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी, है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं फिबोनाची का। ये जो रिलेशन होता है यार, जो हम रिटर्न कंडीशन में डालते हैं, इसको बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशन, है, रिकरेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो फिबोनाची के लिए क्या होता है, जैसे फिबोनाची सीरीज होती है ऐसे होती है 0 1 1 2 3। तो क्या होता है, जो पिछले 2 नंबर होते हैं उनका सम जो होता है वो अगला नंबर होता है, यानी 0 + 1 1 और 1 + 1 2 और ये 2 + 1 ये 3। यानी करंट वाला नंबर इज इक्वल टू उसके पीछे के 2 नंबर का सम। तो इसकी कंडीशन क्या निकलेगी, f of n इज इक्वल टू पीछे के 2 नंबर, यानी f of n-1 प्लस f of n-2। समझ रहे हो। तो अगर रिलेशन निकाल लिया है तो रिकर्जन का क्वेश्चन करना भाई बिल्कुल मजाक है, और अगर रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था रिकर्जन का, है ना। रिकर्जन से आपका फायदा क्या होगा कि कोड बहुत छोटा हो जाएगा, ना, बहुत छोटा। आइटरेशन में जो आप लिखोगे उससे बहुत छोटा। एक चीज की और बात करते हैं, मेमोरी एलोकेशन की। मेमोरी कैसे एलोकेट होती है रिकर्जन के टाइम पे। एक एग्जांपल लिया यार यहाँ पे कि मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल हुई है f के लिए, ठीक है। और ये f जो है यहाँ पे आया, इसकी बॉडी में ही एक और कॉल है, यानी ये रिकर्सिव कॉल है।
तो यानी f जो है वो एक रिकर्सिव फंक्शन था जो कि अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। तो मेमोरी जब भी कोई फंक्शन कॉल होती है, स्टैक के ऊपर मेमोरी एलोकेट होती है ना उसके सारे लोकल वेरिएबल्स के लिए। तो जिसको मेमोरी एलोकेशन का फंडा नहीं पता वो एक बार देख लो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये आपका मेमोरी स्टैक हो गया। यहाँ पे जितने भी आपकी फंक्शन कॉल होती है सारी इसके ऊपर आती है, मतलब यहाँ पे सारी मेमोरी एलोकेट होती है ना। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन आ गया। इसके बाद यहाँ पे एफ फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे एफ फंक्शन के लिए जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल, सबकी मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। अब जब इस एफ वाले फंक्शन ने अंदर जाके फिर दोबारा इसको कॉल किया तो एक और एफ फंक्शन यहाँ पे, यानी जो वेरिएबल्स इस फंक्शन के अंदर थे एक और नई कॉपी उन्हीं सारे वेरिएबल्स की दोबारा से क्रिएट होती है। यानी हर रिकर्सिव कॉल में जो आपकी मेमोरी है ना वो एड अप होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या यार कि बार बार आपका जो मेमोरी स्टैक है उसमें एफ फंक्शन जो है वो बार बार मेमोरी एलोकेशन करवाएगा अपने आप को, ठीक है। और ये रुकेगा कब? जब आपकी बेस कंडीशन रीच हो जाएगी। बेस कंडीशन रीच हो जाएगी, जब बेस कंडीशन रीच हो गई उसके बाद ये पॉप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेमोरी एलोकेशन का फंडा समझाने का फायदा क्या हुआ, मतलब इसका लॉजिक क्या था, क्यों समझाया मैंने कि रिकर्सिव फंक्शन जो भी है हमेशा जब भी कॉल होगा ना यार, कॉल होने के बाद हर कॉल पे वो पूरी नई मेमोरी एलोकेट करेगा। जैसे मेरे पास 5 वेरिएबल थे इस बॉडी के अंदर, तो 5 वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हुई, उसके बाद फिर दोबारा जब कॉल हुआ तो नए 5 वेरिएबल बने, वो पुराने वाले के लिए मेमोरी से नहीं चलेगा। हमेशा हर कॉल में आपके लोकल वेरिएबल्स के लिए नई कॉपी बनेगी, नई मेमोरी एलोकेट होगी। रुकेगी कब? जब बेस कंडीशन रीच हो जाएगी, और जब बेस कंडीशन आ गई है उसके बाद पॉप होना शुरू हो जाएगा यहाँ सब कुछ, क्योंकि वापस आओगे ना आप, है ना। तो ये आपका मेमोरी एलोकेशन वाला फंडा हो गया। तो अब रिकर्शन की कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं एक बार यार। तो एडवांटेज है कि कोड बहुत शॉर्ट होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो शॉर्ट कैसे? तो अगर मैं ट्री का एग्जांपल कर लूं कि ट्री का ट्रैवर्सल करना है मुझे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, उसको मुझे रिकर्सिव वे में लिखना हो तो वो कोड तो सिर्फ 5 लाइन का। अगर मुझे सेम चीज आइटरेटिव वर्जन में लिखना हो कि भाई नहीं लूप्स का यूज करता हूँ, स्टैक का यूज करता हूँ, उस केस में वो कोड जाएगा 20 से 25 लाइन का ना। तो हम हर केस में मतलब मेजोरिटी 99.9% बार आपका रिकर्सिव वाला जो कोड होगा ना यार वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू जो आइटरेटिव वर्जन होगा उस सेम लॉजिक का, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि रिकर्सिव वाला कोड हमेशा छोटा होगा लेंथ में एज कम्पेयर टू आइटरेटिव वर्जन उस सेम लॉजिक का, ठीक है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी रिक्वायरमेंट, मेमोरी एलोकेशन का पूरा फंडा मैंने भी समझाया कि कैसे कैसे मेमोरी एलोकेट होती है। तो हर फंक्शन कॉल पे आपको नई मेमोरी चाहिए होती है, और अगर मैं वो सेम लॉजिक लूप के अंदर लिखूं तो हर लोकल वेरिएबल की मेमोरी सिर्फ एक ही बार ली जाएगी। तो यानी कि जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है रिकर्जन की वो ज्यादा है आइटरेटिव वर्जन से, है ना, समझ रहे हो। तो अगर मैं मेमोरी रिक्वायरमेंट में देखूं तो भाई रिकर्जन बेकार है। अगर मैं कोड की लेंथ वाइज देखूं तो रिकर्जन अच्छा है, क्योंकि जल्दी लिख रहा हूं भाई, है ना, समझ रहे हो। तो ये होगी आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और एक चीज और कि अगर कोई रिकर्सिव फंक्शन मेरे पास है तो क्या मैं उसको आइटरेटिव वर्जन में लिख सकता हूं, मतलब उसके आइटरेटिव वर्जन क्रिएट कर सकता हूं। तो भाई रिकर्सिव जो कोड है उसको हमेशा आइटरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल ट्रू है, यानी आइटरेटिव को भी हमेशा रिकर्सिव वाले में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। बट अब एक चीज हम बात कर लेते हैं यार कि कैसे, अगर मान लो कि ट्री का कोड था, एग्जांपल लेते हैं, उसको रिकर्जन में मैंने लिखा तो 5 लाइन का बन गया वो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मतलब आइटरेशन में कैसे लिखूं। तो मतलब यार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप स्टैक का यूज करके, क्योंकि रिकर्जन क्या है, मेमोरी स्टैक में बार बार कॉल जा रही है ना, तो आप खुद का एक स्टैक बना लो और एक उस स्टैक का यूज करके आप सेम फ्लो आइटरेशन में भी बना सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी का आइटरेशन में लिखना समझ नहीं आ रहा है तो एक वर्ड ध्यान रखना दिमाग में, स्टैक। स्टैक का यूज करना, स्टैक के बारे में सोचना, और आपको फ्लो समझ में आ जाएगा कि रिकर्जन में ऐसे ऐसे फ्लो था, तो आइटरेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ऐसे ऐसे स्टैक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकर्जन से आइटरेशन में कन्वर्ट करना हो, स्टैक को बुला लेना एक बार, स्टैक विल हेल्प। तो यार अब रिकर्जन का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे चुका हूं मैं कि रिकर्जन क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एक स्टेप आपको सॉल्व करना है, और अगर आपने वो एक स्टेप सॉल्व कर लिया तो उसके बाद रिकर्जन मजाक है, ठीक है। आपको बस ये मान के चलना है कि एक चीज मैं कर दूंगा उसके बाद ये बंदा अपने आप संभाल लेगा, ठीक है। तो वो रिकरेंस रिलेशन आपने ढूंढना है, आपने वो ढूंढा और आपका काम डन, फिर वो कोड ऐसे चलेगा ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं बैक ट्रैकिंग के बारे में कि भाई बैक ट्रैकिंग क्या ड्रामा है ना। तो बैक ट्रैकिंग यार क्या है, एल्गोरिथमिक टेक्निक सॉल्व्स इंक्रीमेंटली वन पीस एट अ टाइम, ठीक है। एक टेक्निक है, ठीक है, वो क्या करेगी, एक प्रॉब्लम आपके पास बहुत बड़ी सी, तो वो क्या बोलेगी, टेंशन मत ले मैं देखती हूँ। तो क्या करेगी, उस प्रॉब्लम को पीस बाय पीस सॉल्व करेगी, है ना। समझ नहीं आ रहा, आएगा अभी। तो जैसे मान लो कि ये आपके पास एक ट्रैप सा बना हुआ है, कोई जगह ब्लॉक्ड है, कोई जगह फ्री है,
ठीक है, कोई जगह ब्लॉक्ड है, कोई जगह फ्री है, और यहाँ पे आप बैठे हो, अब आपको पहुंचना है यहाँ पे, है ना। तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ जाकर देखोगे भाई क्या है, ब्लॉक्ड है क्या, जगह ब्लॉक्ड है यार, फिर वापस आ जाओगे, फिर आप बोलोगे यार यहाँ जाऊँ क्या, आपने देखा सही है यहाँ जा सकते हैं, तो आप यहाँ चले गए, फिर आपने नीचे आकर देखा ब्लॉक्ड है क्या, नहीं है, यहाँ भी जा सकता हूँ यार। तो पीस बाय पीस इंक्रीमेंटली आप एक एक स्टेप लेते जा रहे हो, है ना, एक प्रॉब्लम को वन स्टेप एट अ टाइम करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अभी यहाँ पे जब हम पढ़ाएंगे डिटरमाइन करने की बारी, तो दोबारा समझाऊंगा एक एल्गोरिथमिक टेक्निक जिसको आप पीस बाय पीस सॉल्व कर रहे हो, उसको बोलेंगे अपन बैक ट्रैकिंग यूजिंग रिकर्जन। ये मस्ट है, अगर रिकर्जन का यूज नहीं कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप बैक ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। तो ये अगर आपका बैक ट्रैकिंग, ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी मतलब बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, नॉर्मल ढंग से यही बैक ट्रैकिंग है, पीस बाय पीस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि कोई और ऑप्शन है नहीं इसको सॉल्व करने का, इसलिए पीस बाय पीस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिमाइज वे दिख नहीं रहा आपको, हर चीज को खोल के देखना पड़ेगा क्या इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है क्या, यूजिंग रिकर्जन। ये आपका क्या हो गया, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। टाइप्स क्या है, डिसीजन, ऑप्टिमाइजेशन, एन्यूमरेशन। डिसीजन वाले में क्या होगा, आपको बताना होगा क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है, कोई फिजिबल सोल्यूशन है, तो डिसीजन में आएगा। ऑप्टिमाइजेशन में आएगा इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन बताओ भाई क्या है। एन्यूमरेशन में यार इस प्रॉब्लम के जितने भी सोल्यूशन है ना, ऑल फिजिबल सोल्यूशन मुझे बता दे, तो एन्यूमरेशन में वो आ जाएगा। ये टाइप्स हो गए आपके, ठीक है। जनरली आपसे जो पूछा जाता है ना यार, मतलब ऑप्टिमाइजेशन वाला ही होता है, बट तीनों टाइप्स बता दिए मैंने फिर भी, है ना। अगली चीज है हाउ टू डिटरमाइन। अब कोई क्वेश्चन मेरे पास आया यार, मुझे पता कैसे लगे इसमें बैक ट्रैकिंग लगनी है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3। किसी एक बॉक्स के अंदर ना यार व्हाइट कलर की बॉल पड़ी हुई है, आपको बताना है कि किसके अंदर पड़ी है, ठीक है। अब लगाओ लॉजिक, कौन सा लॉजिक लगाओगे, कोई टेक्निक तो लगने वाली, कोई जादू तो आपको पता नहीं है, हर किसी को उठा के देखना पड़ेगा ना इसके अंदर है या नहीं है, इसके अंदर है या नहीं है। पहले आप क्या करोगे, ए को उठाओगे, फिर बी को उठाओगे, फिर सी को उठाओगे। मान लो सी में पड़ा था इसलिए तीनों उठाने पड़ गए, तो आपने पीस बाय पीस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया, पहले ए करा, फिर बी करा, फिर सी करा, तो इसको ही बोलते हैं अपन क्या, बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग कैसे, ए को जब मैंने खोल के देख लिया कि इसके अंदर नहीं है ना, तो वापस जब मैं बी पे देखूंगा, बी पे देखने के बाद वापस सोचूंगा कि ए को दोबारा देख लूं, क्या पता आ गई हो, नहीं ना। मतलब जो पीस आपने सॉल्व कर लिया है ना, उसको दोबारा आके देखने की जरूरत ना पड़े, और आप पीस बाय पीस जा रहे हो, ठीक है, यूजिंग रिकर्जन। वो सेम आपकी चीज होगी बैक ट्रैकिंग। तो डिटरमाइन कैसे करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोचो क्या इसको पीस बाय पीस सॉल्व कर सकता हूँ, और हर पीस सॉल्व करने के बाद ये गारंटी है कि मुझे दोबारा उस पीस को नहीं देखना पड़ेगा, तो ये आपकी बैक ट्रैकिंग है, ठीक है। सेम चीज रिकर्सिव रिलेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं निकाल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है थोड़ी सी, और थोड़ा सीखने का ट्राई कर सकते हो और थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बहुत फेमस प्रॉब्लम्स जो है यार बैक ट्रैकिंग वाली, वो है रैट इन अ मेज, जो कुछ ऐसी होती है, एंड क्वीन की चेस बोर्ड पे क्वींस, ऐसा कुछ है ना, और नाइट टूर चाहिए चेस वाली है। तो ये तीनों आपके बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं, इनका लॉजिक पूछा जाता है कैसे करोगे, मतलब कोड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कभी कभी लिखवा भी लेते हैं, पर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिखवाते हैं, पर ये तीनों बहुत फेमस प्रॉब्लम्स है, तो ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो ये आपको बैक ट्रैकिंग का ओवरव्यू दे दिया मैंने। बाकी रिसोर्सेज क्वेश्चंस जैसे पहले वीडियोस में अटैच होते थे वही इसमें अटैच कर दूंगा। एक चीज़ बताना भूल गया कि जो डिवाइड एंड कनकर और ग्रीडी वाले जो वीडियो मैंने मतलब लास्ट वीडियो में सर्चिंग सॉर्टिंग में समझा दिया था कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसके लिए वीडियोस आ जाएगी सिर्फ क्वेश्चंस वाली, ठीक है। उसमें मैं नहीं हूँगा, सिर्फ क्वेश्चंस में डाल दूंगा और वहाँ से अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो डी एंड सी ग्रीडी हो गया, वहाँ पे रिकर्जन बैक ट्रैकिंग ये हो गया, और डीपी वाली वीडियो आने वाली है, ठीक है। और टाइम हो गया था, नहीं डाल पा रहे थे वीडियो, बट फ्लो में वापस, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही था, रिकर्जन बैक ट्रैकिंग का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया है। रिसोर्सेज के लिंक्स, बुक्स, पीडीएफ्स वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह की पीडीएफ वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से फॉलो करना, ठीक है। और बाकी यार टॉपिक मुश्किल नहीं है, बस एक हवा बना रखी है कि यार बैक ट्रैकिंग बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, कोड लंबा होता है, लेंथी होता है, वो बात है, पर एक बार आपने रिकर्सिव रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन आपने पता लगा लिया ना यार, तो बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है। और मुश्किल उन्हीं को लगता है जिन्होंने प्रैक्टिस कम की होती है, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद भाई सब आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। ग्राफ भी आसान, तो बच्चा यार छोटे से, तो प्रैक्टिस और चलते हैं फिर।